सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करूंगा कि अपने व्यस्ततम, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भैया समय बाहर रहते हैं उससे ज़्यादा व्यस्त जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। और मैं ये कार्यशैली करीबन सालों से देखता आ रहा हूं भैया की, हर व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना। और चूंकि भारत अपडेट का वही मकसद है कि हर घर तक अपनी पहुंचाना, और जो सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, जो जनमानस के लिए जितनी हितैषी जो कार्यशैली जो सरकार द्वारा की जा रही है वहाँ तक लोगों तक आवाज़ पहुँचाना। भारत अपडेट के इस कार्यक्रम में सर आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। बतौर सांसद पिछले अगर हम एक टेन्योर की बात करें तो यहाँ मेट्रो नज़र आती है आगरा में, यहाँ स्टेडियम की बातें की जा रही हैं, पास में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है जेवर, यहाँ भी सिविल टर्मिनल्स की बात की जा रही है। किस तरह की विकास की ये धुरी तय होकर अगले आने वाले कई सालों में किस तरह का आगरा दिखने वाला है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जब से पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 12 साल से केंद्र की सरकार है, संपूर्ण देश का, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और उसमें आगरा का भी जो हक बनता था वो उसको मिला है। केंद्र और राज्य के सहयोग से ही आपने ही बताया है कि मेट्रो, जबकि लोग कहते हैं कि अभी आगरा मेट्रो के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन जब शेरशाह सूरी भी जीटी रोड बना रहा था, शेरशाह सूरी मार्ग बना रहा था, उस समय किसानों ने कुछ विरोध किया होगा कि हमारे गेहूं खराब हो गए, चना खराब हो गए, लेकिन आज उन रोडों के बिना हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय, आने वाली जनसंख्या, आने वाले यातायात, आने वाले घर घर में वाहन, इंडिविजुअल लोगों के पास हर मॉडल की गाड़ी, इस सबको देखते हुए मेट्रो जो थी वो उपयुक्त है। और मेट्रो का एक इतिहास है जी कि शुरू में ये हो सकता है उतनी लाभान्वित ना हो, सामने से निकल रही है, कोचिज खाली जा रहे होंगे, लेकिन जब मेट्रो का एक्सटेंशन होता है वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। दिल्ली इसका अनुपम उदाहरण है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेट्रो टूंडला की तरफ वाया एतमादपुर जाएगी, बिल्कुल, खंदौली की तरफ जाएगी और शमशाबाद की तरफ, फतेहाबाद की तरफ और ख़ास तौर से सैया की तरफ, फतेहपुर सीकरी की तरफ। तब जो लाखों लोग जीविकोपार्जन करने के लिए आगरा लाखों की संख्या में इन रोडों से सुबह आते हैं जी, तो मेट्रो भर के आएगी। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा शहर स्मार्ट हो, एक उस शहर की जनता चुनती है किस पार्ट को हम स्मार्ट सिटी में चयनित करें। तो ये जो जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक आता है उसको स्मार्ट सिटी के रूप में करोड़ों रुपए का काम हुआ है। चर्चा हमें करनी चाहिए ग्रेटर आगरा की। तो ग्रेटर आगरा, अपार संभावनाएं आगरा के विकास की इसलिए होंगी कि वो एक्सप्रेस हाईवे के किनारे पर है। तो 2 एक्सप्रेस हाईवे का जंक्शन जहाँ पर है, दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ, तो उस जगह ग्रेट अटल योजना भी इधर ग्वालियर रोड पर चल रही है। जी। आगरा से कम लोगों को पता होगा कि ग्वालियर के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा जिसकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। वैसे भी एबी रोड पर है जी, यहाँ से ग्वालियर वाया धौलपुर, मुरैना होते हुए ग्वालियर जाते हैं, लेकिन भविष्य के यातायात को देखते हुए, भविष्य की पॉपुलेशन को देखते हुए एक पैरेलल उसके एक और एक्सप्रेसवे जा रहा है। करेक्ट। तो आगरा इस हिसाब से 5-6 नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। जो हमारा परंपरागत था मथुरा होते हुए, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली, वो तो है ही, चौड़ा हो गया उस वक्त। आगरा दिल्ली, आगरा लखनऊ, आगरा ग्वालियर, इस प्रकार से जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है इसलिए उसने सड़कें नहीं बनाई,
उसने अपनी प्राथमिकताओं में पहले सड़कों को लिया, इसलिए आज वो विकसित राष्ट्र हो गया है। कितना ही बड़ा प्रबल विरोधी भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन दिन भर वो एक बात महसूस करता है कि सड़कों का कोई जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश में। सही। अब तो स्टेट हाईवे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, विलेज रोड भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और पहले ये होता था कि दूसरे राज्य से जब कोई कार या बस या ट्रक उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता था तो हॉर्न के अलावा पूरी गाड़ी बजती थी। जी। एक बहुत अच्छा पंच है कि जो हॉर्न बजना चाहिए वो भी नहीं बज रहा है और बाकी पूरी गाड़ी बज रही है। आज दूसरे सूबों से जब यूपी में प्रवेश करते हैं तो लग जाता है कि जी। उत्तर प्रदेश आ गया है। हम्म। इसके अलावा विश्व का कोई भी पर्यटक यदि भारत आता है तो ताजमहल उसके केंद्र बिंदु में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि एक भी पर्यटक विश्व का ऐसा है कि भारत आए और ताजमहल ना देखे। सही बात है। ये हमारा वाहिद शहर है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज की 3 मोनूमेंट हैं, 1-2 पाइपलाइन में। जी। लाल किला है, ताजमहल है, एतमाद दौला है, फतेहपुर सीकरी है। और प्रचार प्रसार होना चाहिए कि दयाल बाग ने भी अपना सुंदर मोनूमेंट बनाया है। बनाया। सुंदर, अनुपम है वो। अकबर का टॉम है। जी। दूसरा चंबल सफारी बगल में है, इटावा लाइन सफारी है। तो पर्यटक अब यहाँ रुकने लगा है। कोशिश कर रहे हैं कि ताजमहल को थोड़ा 1 महीने में 5 दिन रात में खुलता है। पूर्णमासी के 2 दिन पहले, पूर्णमासी के 2 दिन बाद और पूर्णमासी के दिन 5 दिन खुलता है। तो इसको अगर पूरी चांदनी रात के दिनों में बढ़ाया जाए तो स्टे कर सकता है। स्टे कर रहा है, ये कई बार जुमला भी होता है, पर्यटक स्टे नहीं कर रहा है, स्टे नहीं कर रहा है। शनिवार और इतवार को हमारी यूपी 80 जो गाड़ियां हैं वो माइनॉरिटी में चली जाती हैं और ये शहर भरा होता है। यूपी 14, यूपी 15, यूपी 16, RJ, MP 07, ख़ासतौर से DL दिल्ली के और HR से ये शहर भरा होता है। और मैं ताजमहल रहेगा तो आगरा के MP को ये लोग कहेंगे ही कि उसके गेस्ट आ रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर दो। तो सर्किट हाउस की एक सीमा है। फ़ोन अगर शनिवार को करते हैं, इतवार को, तो मित्र लोग भी कहते हैं आज कंप्लीट हमारा होटल भरा हुआ है। सांझ की बात है कि कोई कमरा खाली नहीं है। तो सिविल एयरपोर्ट यहाँ लगभग 100 साल पुराना एक एयरपोर्ट है जो एयरफोर्स इलाके में है। उनके अपने सिक्योरिटी रीजन होते हैं। ताजमहल वर्षों पुराना है, एयरपोर्ट 90-100 साल पुराना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बहुत दोषारोपण करता नहीं हूँ, लेकिन एक वाहिद फ़्लाइट हुआ करती थी दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस। और जब मैंने 12 साल की उम्र में पहली बार हवाई जहाज़ को देखा था ज़मीन पर खजुराहो में, सही बात। तो मैंने अपने भाई से पूछा था कि मैं ज़रा हवाई जहाज़ देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने एक थानेदार को लगा दिया कि भाई इनको दिखा के लाओ। तो मैं पूरे जहाज़ में अंदर गया। उन दिनों ये सैबोटेज की बात नहीं होती थी, आतंकवाद था नहीं। तो कॉकपिट में भी चला गया। पायलट से पूछा अंकल कहाँ से आए हो? तो उसने कहा आगरा से। अच्छा आगरा से आते हो? नहीं नहीं, दिल्ली से आए हैं। आगरा जाओगे कहाँ? वाराणसी। तो दिल्ली, आगरा, खजुराहो, वाराणसी 1972 में चलती थी एक फ़्लाइट। और उस समय बहुत सुप्रीम कोर्ट में रिट्स नहीं होती थी जी। NGT का गठन नहीं हुआ था और TT जेट पैदा नहीं हुआ था। आज तो बहुत सी बंदिशें हैं। लेकिन अब मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, शायद यहाँ एलीट क्लास के लोग बैठे हैं, कि आगरा हैदराबाद फ़्लाइट है, आगरा बेंगलोर फ़्लाइट है, आगरा अहमदाबाद फ़्लाइट है और आगरा मुंबई फ़्लाइट है। नहीं तो सर क्या ये कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है आने वाले समय में? जैसे गाज़ियाबाद और अलग और जो ज़िले हैं वहाँ के भी लोकल टर्मिनल से जो है फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं। हवाई जहाज़ का कभी मतलब उस शहर के नगर निगम इलाका नहीं होता है। हवाई जहाज़ का यात्री का कभी ADA इलाका नहीं होता है। सही। जहाज़ पकड़ने के लिए लोग आगरा के जो बॉर्डर
स्टेट हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो हैं, तो यहाँ जहाज़ पकड़ने आते हैं आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, जी। मैनपुरी, भरतपुर, धौलपुर और भिंड, मुरैना। सही। और जो फ्लाइट ग्वालियर से नहीं है हम्म, तो वो ग्वालियर के लोग भी आते हैं। जैसे हमारी बेंगलोर नहीं थी तो आगरा के लोग बेंगलोर की फ़्लाइट ग्वालियर पकड़ते थे। तो इतनी फ़्लाइट चल रही हैं और जैसे ही ये मुझे लगता है आचार संहिता लगेगी जी। उसके पहले राष्ट्र के नाम समर्पित हमारा सिविल एयरपोर्ट हो जाएगा, सिविल एनक्लेव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अध्ययन किया है कि आगरा से श्रीनगर बाया जम्मू ये फ़्लाइट 100% चलेगी, भर के चलेगी। उम्मीद करते हैं सर। क्योंकि एयरलाइंस अब किसी के प्रभाव में नहीं चलाती हैं, घाटे में नहीं जाती हैं। पहले मैं धमका करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोडवेज की बसें चला दिया करता था। महीनों चल रही हैं, डीजल ज़्यादा खर्च हो रहा है, सवारियां कम मिल रही हैं। अब नहीं, अब हम लोगों को बता दिया जाता है कि साहब आपके कहने पे चलाइए लेकिन ये घाटे में जा रही है। तो जब रोडवेज की बस घाटे में नहीं चलेगी तो हवाई जहाज़ तो चलेगा ही नहीं, प्राइवेट एयरलाइंस से। सही। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर जाए लेकिन बाया जम्मू जाए तो माता वैष्णो देवी के भक्त लोग ही रोज़ एक फ़्लाइट को भर देंगे। क्योंकि मुझे कोई कहाँ जा रहा है वो एमपी से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि रेलवे के आरक्षण का वीआईपी कोटा रिलीज़ करने के लिए प्रतिदिन मुझे पत्र लिखना पड़ता है। तो आगरा जम्मू के लिए, जम्मू से आगरा के लिए, या आगरा से कटरा, कटरा से आगरा के लिए, आगरा से कैलकटा के लिए और कैलकटा से आगरा के लिए अक्सर मेरे को रेल भवन में अपने लोगों को चिट्ठी लिखनी होती है। रिजर्वेशन। तो आगरा श्रीनगर बाया जम्मू, आगरा गुवाहाटी बाया कैलकटा, बिकॉज गुवाहाटी इज़ द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा कि आगरा के बाद पर्यटक आया है गोवा और गोवा के बाद तीसरे नंबर पे शिलोंग आया है। शिलोंग आप देख ही होंगे, चेरापूंजी और ये सब है। और पर्यटक जाते हैं, पर्यटक वाली एक घटना भी वहाँ पर हुई, वो नीले ड्रम वाली। तो इस कनेक्टिविटी की उम्मीद कब से कब तक कर सकते हैं? तो ये हम कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, आगरा श्रीनगर बाया जम्मू, आगरा गुवाहाटी, यहाँ पर कामाख्या माता के भी दर्शन करने के लिए जितना एक जहाज़ में यात्री होते हैं जाएंगे। और कैलकटा का लेदर से संबंध है, आगरा का लेदर से संबंध है, चेन्नई का लेदर से संबंध है। इसी प्रकार से आगरा, चेन्नई बाया हैदराबाद। लेकिन मेरा जो बहुत एयरलाइन से बात हुई है कि आगरा मुंबई हम चला रहे हैं लेकिन आगरा गोवा, क्योंकि जो ये विदेशी पर्यटक आते हैं जी, ये गोवा जरूर जाते हैं और आगरा जरूर आते हैं। तो आगरा गोवा पक्का चलेगी, वरना आगरा में जो पर्यटक आए हैं पहले दिल्ली जाएंगे। जहाँ मतलब प्रोस्पेक्टिव रूट्स हैं वहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते कोई हैं। एयरलाइंस रिकमेंड नहीं करूँगा किसी एयरलाइंस को जो रूट नहीं चलेगा, क्योंकि देश का पैसा है। जैसे आगरा भोपाल फ्लाइट चलाई, मैं उनको मना करता रहा कि यहाँ गोवा एक्सप्रेस है, गोंडवाना एक्सप्रेस है, चेन्नई राजधानी है, त्रिवेंद्रम राजधानी है, गतिमान है, वंदे भारत है, शताब्दी आसानी है, से आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, कर्नाटका है, केरला एक्सप्रेस है, एपी एक्सप्रेस है, तेलंगाना एक्सप्रेस है। आप क्यों जहाज चल रात आखिरी 12 बजे अगर हम कर्नाटका एक्सप्रेस में बैठेंगे तो सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे। बहुत आसानी इसी प्रकार से जयपुर के लिए फ्लाइट सफल नहीं होगी, बंद हुई। ये भी मैंने चलवा ली थी, आगरा जयपुर चला ली थी, आगरा भोपाल चला ली थी, आगरा लखनऊ चला ली थी। जी। अब आगरा लखनऊ 1 घंटे पहले आओ, 3.5 घंटे का सारा रास्ता है, ऊपर से 40 मिनट की फ़्लाइट टाइम भी है। तो फ्लाइट वही चलानी चाहिए जहाँ पर आपको पैसेंजर्स मिलें, तो ये भी हो जाएगा। ग्रेटर आगरा अपने आप में एक आगरा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आई है। बिल्कुल। जो नहीं हुआ उसका भी हम जिक्र करते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम है हमारे पास जी। एक और जीआईसी में हम छोटा सा बना रहे हैं, एतमातुर में खेड़ी में बना रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मैचेज लायक आगरा में एक स्टेडियम की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ 10-12 हज़ार विदेशी लोग हमेशा रहते हैं। सही है। अगर आईपीएल होता है तो हमारा बहुत सफल होगा। एक पंथ दो काज जिसे कहते हैं कि लोग आईपीएल भी देखेंगे प्लस ताजमहल भी देखने आ जाएंगे। करेक्ट। और जो धार्मिक है वो बिहारी जी भी हो आएगा, लेकिन उनके भी दर्शन कर लेगा। सर एक सबसे बड़ी मांग है जो बहुत सालों से भी सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी पत्रकारिता की है। महराज
नहीं, मैं महिला आरक्षण तो करनी है, मैं आगरा के मुद्दों पे बात करूंगा पहले। तो यहाँ नाइट बाजार की बड़ी मांग है। लोग कहते हैं जो विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर नाइट मार्केट नहीं है, नाइट कल्चर नहीं है। अब तो लॉ एंड ऑर्डर भी उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर है, शानदार है। तो क्या इस नाइट बाजार की तरफ भी हम कुछ सोच सकते हैं? कुछ प्रयोग हुए हैं जी। जैसे यहाँ चौपाटी एक बनी है जी। कुछ पिकनिक पॉइंट्स बने हैं। इंदौर से मैंने नगर निगम के लोगों को कहा है कि इंदौर जाएं। वहाँ एक जो सबसे एलीट क्लास का ग्राहक होता है वो होता है सराफे का, और एलीट क्लास का शॉपकीपर भी सराफे का होता है। सही बात है। तो करीब इंदौर के सराफा में बाज़ार में सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक सोना चांदी हीरे जवाहरात बिकते हैं। और जैसी 8 बजते हैं 9 बजे तक वहाँ पर स्ट्रीट फूड आ जाता है, और अंदर अरबों रुपए के सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं। किराने की दुकानें नहीं है। ऐसी 800 मीटर तक वो सराफा मार्केट है। अब तो वही का रूप ले लिया है, एक ब्रांच और खुल गई है। ये पुरानी 2 बजे तक वहाँ पर लोग खाने का एंजॉय करते हैं। तो हम प्रयोग के तौर पर अब हम उसको जरूरी नहीं है सराफा में खोलें, वहाँ तो एक परंपरा है वो सराफा की 2 बजे पुलिस लाइट ऑफ करती है, तब जाके पर्यटक वो खाना खाने वाले लोग बाहर जाते हैं। यूपी में बीजेपी सरकार से पहले एक प्रॉब्लम थी कि नाइट बाजार की आप कल्पना भी मत करो, क्योंकि वापस महिला को घर जाना है, वापस बच्चे को घर जाना है जो पहुंच नहीं सकता था। इस समय यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है और विकास का भी। बिल्कुल। तो आज हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपाध्याय जी आए हुए हैं, पालीवाल पार्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोठीबिना बाजार में इस काम को कर सकते हैं, और वो 4 घंटे के लिए मार्केट लगता है जिसमें दुनिया का हर फूड होता है और वो सब चीज़ें। आगरा अपनी चाट के लिए बड़ा फेमस है। मैं दिल्ली की पार्टीज़ में जाता हूँ तो पता चलता है चाट वाला आगरा से आया हुआ है। यहाँ ऐसे एक चाट वाले हैं जिनके पास 150 कारीगर हैं, 150 के पास पासपोर्ट है। मैं अभी विदेश नहीं गया, लेकिन उनके सारे कारीगर विदेश हो आए हैं, क्योंकि जो भारतीय लोग बाहर हैं वो भारतीय व्यंजन को पसंद करते हैं। तो काफ़ी, और विकास की कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं होती है, लेकिन आगरा के लोग 4-5 चीज़ें मांगते हैं, जैसे हाई कोर्ट की बेंच, और वो उसका एक नियम है। मैं फिर एक बार कहता हूँ जी, किसी भी, मैं कानून राज्य मंत्री रह चुका हूँ और रोज़ सवालों का जवाब पार्लियामेंट में देता था। उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एक प्रस्ताव लिखेंगे राज्य को जी, और राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर एक फुल कंप्लीट प्रस्ताव सहमति व्यक्त करते हुए केंद्र को लिखेंगे, तब केंद्र बना सकता है। एग्जीक्यूट। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कभी प्रस्ताव ही नहीं लिखा है, और इस समय देश में कोई भी हाई कोर्ट का प्रस्ताव कहीं का भी प्रस्तावित नहीं है। ये नियम है कि ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कई बार राज्य अपने आप में कैबिनेट का डिसीजन कर लेता है, केंद्र को भेज देता है, लेकिन संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ये नियम बना है कि फिर तो राज्य जहाँ चाहेगा अपना बेंच खोलेगा। लेकिन आगरा सुप्रीम कोर्ट रह चुका है। सही। हम हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं। जब फतेहपुर सीकरी में अकबर बादशाह रहे होंगे और मृत्युदंड देते होंगे तो उसकी अपील और कहीं नहीं होती थी। तो आगरा सुप्रीम कोर्ट भी रह चुका है। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में टीस है, क्योंकि जब भी लोग, आज भी लोग हाई कोर्ट की बात जब करते हैं, जब बात करते हैं लखनऊ जाने की, मैं इस विवादित विषय को पे बात भी कर रहा हूँ। नहीं, और जब मैं ये कहूँगा तो कुछ शहरों में मेरे पुतले भी फूक जाते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जो डिमांड करते हैं। चलिए, इस सरकार में इतना तो हुआ कि कम से कम रोड कनेक्टिविटी इतनी हो गई कि जहाँ पहले आपको 7 घंटे का सफर करना पड़ता था, आप 3 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हैं। वैसे बताना चाहूँगा कि जब से ये वर्चुअल कोर्ट हो गई है, ई कोर्ट हो गई है, आप अपने खेत पर काम करते हुए अपनी गवाही दे सकते हैं। वकील साहब अपना काम करते हुए घर से, जैसे कितना आसान हो गया। बात पर पॉलिटिकल लोगों को राजधानी जाना पड़ता था एक मीटिंग के लिए, तो मीटिंग करने जाते थे, मीटिंग होती थी, वापस आते थे। आज वर्चुअल ने 10-10 लाख लोग एक साथ एक मीटिंग में जुड़ जाते हैं। तो एक बैराज हमारी बहुत जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि आगरा के 15 ब्लॉक में से 14 डार्क हो चुके हैं,
बिल्कुल। एक पिन्हाट बचा है, वो चंबल डाल परियोजना की नहरों की वजह से बचा हुआ है। जी। तो गिरता हुआ भूजल स्तर एक बड़ी समस्या है। मैं जब आगरा में शुरू में आया था तो वाटर वर्क्स का पानी टंकी में चढ़ जाता था, जी। नहीं चढ़ा, फिर मैं टिल्लू लाया, फिर टिल्लू भी की क्षमता खत्म हो गई तो एक जेट हम लोग लगाते थे आगरा में अपने घरों में। हाँ, अब पहले सबका लगते थे। आविष्कार की जननी तो जेट पंप होता था। हाँ। फिर जेट ना नुकुर करने लगा तो समर बहन जी लगाई हैं। आजकल समर भी हाँप रही है, वो भी कहती मेरे बस का नहीं है। लेकिन आगरा वाहिद वो शहर है, घर में नल, नल में जल और जल में गंगा जल। गंगा जल। तो एक पानी की समस्या, जब मैं पुलिस में नौकरी करता था तो आगरा के पोस्टेड लोग अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में लिखते थे जी। कि चूंकि आगरा का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, लिहाजा मेरा ट्रांसफ़र आगरा से कर दिया जाए। अब ये बहाना तो नहीं चलेगा, कम से कम गंगा जल पी रहे हैं तो अब ये बहाना नहीं चलेगा। तो बैराज से वाटर लेवल ऊपर आएगा, खेती के काम आएगा। और ताजमहल की बुनियाद एक लकड़ी पर है जिसको मॉइस्चर की ज़रूरत है। दूसरा, हर शहर, पर्यटक शहर ने अपने पर्यटन को रिवर फ्रंट से बढ़ाया है। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार एमपी बनने पर अहमदाबाद गया था तो जिस होटल में रुका था उसका पिछला हिस्सा साबरमती पे खुलता था। तो मैं खिड़की से झांकने लगा तो भैंसें चल रही थी, लोग लैट्रिन जा रहे थे, कूड़ा पड़ा था। अब अमेरिकन राष्ट्रपति या जापानी या चाइनीज़ आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको साबरमती के फ्रंट, रिवर फ्रंट पर लेके जाते हैं। लेकिन सर ये हमारी यमुना के साथ तो दूर दूर तक नहीं दिख मैंने रहा। बताया ना कि जब तक हथनी कुंड से एक पर्याप्त तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये समस्याओं का समाधान रहेगा। तो वो केंद्र, हरियाणा और यूपी के बीच की बात है। जी। लेकिन बैराज के लिए ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी सैद्धांतिक सहमति हैं। 16, मैं आगरा के लोगों को बताना चाहूँगा कि 16 एनओसी में से 15 एनओसी मिल चुकी हैं। एक एनओसी बाकी है। जल जीवन मिशन वाले जल शक्ति मंत्री जी। CR पाटिल साहब से मैं मिला हूँ जी। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो एनओसी भी मिल जाएगी। मतलब तो 16 रबर में से का- 15 एनओसी अपने को मिल चुकी हैं। हाँ, मिल चुकी हैं। हम जो बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो भी सच बोलते हैं और जो ऑन द रिकॉर्ड होता है उसको भी सच बोलते हैं। तो उसके बाद बैराज बन जाएगा तो फिर यहाँ पर पानी पर्याप्त रहेगा तो रिवर फ्रंट हमेशा यात्रियों को वहाँ पर लाते हैं। सही बात। और वाटर लेवल ऊपर रहेगा, उसके किनारे कुछ रेस्टोरेंट, होटल्स या नाइट लाइफ होगी तो अच्छा हो जाएगा। आने वाले 5 साल में सर बात करें तो मतलब बहुत शानदार काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम हुआ है। अब ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर आगरा तक जो है यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। मेट्रो का आपने बताया कि भाई जो दूर दराज से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक अगर अप्रोच करेगा तो निश्चित रूप से जो युवा रोजगार के लिए निकल के आ रहे हैं। और ये फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात हुई है। अभी भी रोड, ट्रेन और एयर की कनेक्टिविटी आगरा से अच्छी कहीं नहीं है। नहीं, ये मानते यमुना हैं। में पानी होगा तो गडकरी जी पानी का जहाज भी चला देंगे, फिलहाल पानी नहीं है। लेकिन कई नेशनल हाईवेज से हम लोग जुड़े हैं जी। उसमें से 3 एक्सप्रेस वे से हम लोग जुड़े हैं, ग्वालियर वाला बनने वाला है। आगरा वाहिद शहर है जहाँ 4 वंदे भारत जुड़ती हैं। दिल्ली, भोपाल वंदे भारत आगरा रुकती है, बिल्कुल, दिल्ली बिल्कुल। खजुराहो आगरा रुकती है और आगरा से ही वाराणसी जाती है। वाराणसी जाती है। पर्यटन राजधानी और धार्मिक राजधानी को जोड़ने वाली वंदे भारत प्रधानमंत्री ने दी है। और एक उदयपुर जाती थी, लेकिन मैंने कहा ना कि यात्री नहीं मिलेंगे तो कोई ट्रेन नहीं चलेगी, तो वो फिर भी इंटरसिटी है, शताब्दी है जी। तो उदयपुर वाली वंदे नहीं भारत। तो सर इसमें अभी अपने एंड पे, क्योंकि आपने सर शुरू से आगरा को बहुत करीब से देखा है, अभी भी ऐसे कौन से वो बिंदु लगते हैं आपको कि थोड़ा सा इस पर और कार्य कर लिया जाए तो आगरा की जो ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो बच रही हैं, विकास से महरूम हो रही हैं, उनको और डेवलप किया जा सकता है? विकास के प्रति हम लोग वचनबद्ध हैं और पिछले 12 साल में जो विकास हुआ है, नागरिक का भी घर का एक मकान प्रधानमंत्री जी ने दिया है, प्रधानमंत्री शहरी आवास, तो आगरा को ही मिला है। उस मकान में एक शौचालय दिया है, वो भी हमारे भी लोग लाभार्थी हैं। तो उसमें उज्ज्वला का सिलेंडर दिया तो उसमें 5 किलो गेहूं चावल मिल रहे हैं। तो नगर निगम से यहाँ स्वनिधि में बहुत बड़े वेंडर्स का काम हुआ है। तो मुद्रा में आगरा ने बहुत सारा लोन लिया है। आगरा देहात जो है किसान सम्मान निधि लाखों लोग पा रहे हैं। आयुष्मान पैनलाइज्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में आगरा सर्वाधिक हैं। तो ये भी एक सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर एक बार कह दूं कि आगरा
अपराध की राजधानी टाइप की हो गई थी। अपहरण यहाँ होते थे जो धौलपुर की चंबल में पाए जाते थे अथवा एटा की कटहरी में पाए जाते थे। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था, यहाँ व्यापारियों के थैले छिनते थे, यहाँ अपहरण होता था, प्लाटों पे कब्जे होते थे। और जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ इतनी कमज़ोर है, तब ये हाल था कि 93 का गठबंधन सबसे मजबूत था। एक सीट आई थी एतमादपुर, चंद्रभान मौर्य 550 से वोट से जी। और 12 में जब अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो आगरा यूपी के बड़े जिलों में से एक है जहाँ 9 विधानसभाएं, उसमें 1 विधानसभा जीते थे। मतलब राजनीतिक संरक्षण ना होने के बावजूद आगरा में क्राइम का बुरा हाल था। एक बाहा विधानसभा हरदमन सिंह जी तो सर एनकाउंटर हो जाते हैं। इनकाउंटर एक्चुअली कोई शब्द है नहीं है सीआरपीसी में। इनकाउंटर ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस गोली चलाती है। बात यह है कि सर जनता भी बहुत खुश है इससे। हाँ नहीं ठीक, जनता तो ये चाहती है कि मेरी बेटी कॉलेज जाए सुरक्षित आए, मेरा बेटा स्कूल जाए सुरक्षित आए, मेरी पत्नी शॉपिंग करने जा रही है तो चैन ना चुने, मेरा प्लॉट अगर मैं बाउंड्री नहीं बना पाया हूँ तो उस पर कब्जा ना हो, पुलिस की भर्ती में मुख्यमंत्री के यहाँ से सूची ना आ जाए कि हमारे बच्चे दौड़ते रहें और वो सिलेक्ट ना हो और सूची वाले सिलेक्ट हो जाएं, तो जनता तो बहुत खुश है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। एक आखिरी सर, भारत अपडेट जो न्यूज़ चैनल है सर, उसको लेकर 2 शब्द मैं सुनना चाहूँगा दर्शकों के लिए। जैसे आगरा अपडेट हो रहा है विकास के मामले में, वैसे ही मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारत अपडेट अपने नाम को चरितार्थ करे और अप टू डेट अपडेट रहे और अप टू डेट सूचनाएं अपने दर्शकों को तक पहुंचाए। जी। और डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। तो ये चौखंबा राज के एक मजबूत आप स्तंभ हैं और चैनल खोले तो फिर वो ये चीज़ें कम दिखाई जाएं कि पांडव कहाँ से सशरीर स्वर्ग गए थे, वो स्थान की खोज ना करिएगा, बल्कि वो चीज़ें दिखाइएगा जो जनता। अखबार 7 बजे मेरे घर आता है, अगले दिन 7 बजे आता है, 24 घंटे चैनल्स लाइव दिखा सकती हैं। और मैं चैनल का ये भी एक और महत्व जानता हूँ कि कई बार शोषित लोगों को, पीड़ित लोगों को, वंचित लोगों को आपकी न्यूज़ से न्याय मिलता है। कई बार हम लोग सिफारिश करते हैं तो कहते हैं न्यूज़ आप अपनी छोड़ो, सिंपल किसी के वीडियो से बनी हुई रील्स वायरल हो जाती है। सही बात है। तो पुलिस वाला कहता नहीं साहब ये गोली चलने का वायरल है, अब फाइनल रिपोर्ट नहीं लगेगी, अब तो चार्जशीट लगानी पड़ेगी। फिर उसी को एक जिम्मेदार चैनल जब बताती है तो उसको संज्ञान में हम राजनीतिक लोग भी लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी लेती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार स्वागत कर दीजिए, दोबारा से कर दीजिए तालियों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि संजीव जी ऊपर मंच में आए मेरे साथ में और सर का थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, लेकिन उससे पहले एक बार पहले सम्मानित यहाँ पर करेंगे। और इस बीच हमारे इस भारत अपडेट के कॉन्क्लेव में योगेंद्र उपाध्याय जो हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा और उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जो आप इस वक्त भारत अपडेट के इस मंच पर देख रहे हैं।